अब देखिए CR फार्मूला या राजा जी फार्मूला क्या था और इसकी का क्या महत्व था। बहुत सारे लोग CR फार्मूला सी राजगोपालाचारी फार्मूले की आलोचना भी करते हैं और कहते हैं मूक रूप से, मौन रूप से इसने पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया था। मौन रूप से जानते हैं पाकिस्तान बनाने की मांग मतलब आलोचना होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे CR फार्मूला और चूंकि सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता था तो इस नाते राजा जी फार्मूला भी जानते रहेंगे। राजा जी फार्मूला। कई बार नाम नहीं मालूम होने के कारण जो निक नेम है क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया डिकी वर्ड प्रस्ताव, और बहुत लोगों ने समझा क्या था डिकी वर्ड प्रस्ताव। और डिकी वर्ड जानते माउंटबेटन के बचपन का नाम था। जैसे किसी का नाम जानते पप्पू गुड्डू या इस टाइप का होता है। तो अब जो डिकी वर्ड नाम नहीं जानता था वो माउंटबेटन प्लान तो जानता था लेकिन जानते हैं लिख नहीं पाया। ऐसे राजा जी फार्मूला तो बहुत लोग सोचेंगे राजा जी, तो राजा जी इन्हीं को बोला जाता था, सी राजगोपालाचारी। तो इसलिए छोटी छोटी बात भी कई बार एग्जाम में निर्णायक हो जाती है, इस नाते उसको समझने की जरूरत है। देखिए ये सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, गोपालाचारी, और इन्हें राजा जी भी कहा जाता था, राजा जी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन से ये सहमत नहीं थे, इसी नाते इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के नाते जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो कार्यवाही हुई उसमें ये गिरफ्तार वगैरह नहीं हुए थे। तो मई 1944 में इनके द्वारा ये फार्मूला पेश किया गया। मई 1944 में सी राज गोपालाचारी के द्वारा, सी राज गोपालाचारी बहुत ही जानते विद्वान थे, गोपालाचारी द्वारा यह फार्मूला पेश किया गया। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ये बड़े ही जानते हैं उल्टे व्यक्तित्व के व्यक्ति भी थे। कैसे उल्टे व्यक्तित्व का मतलब, जरा ध्यान से सुने। आपको पता है कि ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। इसके बाद जब भारत में अंतरिम सरकार बनी तो ये बंगाल के गवर्नर बनाए गए 1947-48। और इसके बाद जब यहां से माउंटबेटन जाने लगा तो यही भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। और 1950 में फिर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बन गए। तो इनको भारत का गृह मंत्री बनाया गया पटेल जी के बाद, और ये 52 तक गृह मंत्री रहे। लेकिन बाद में 52 में ही इनको समझाया किसी ने, अब मैं कभी बाद में बात करूंगा जब पॉलिटिक्स पढ़ाते हुए, तो ये जाकर के मद्रास के मुख्यमंत्री बन गए। आप सोचिए आदमी गिरावट देखिए, बंगाल के गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत के गृह मंत्री, और फिर जानते हैं पंजाब, फिर जो है मद्रास के मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, फिर स्वतंत्र पार्टी बना लेते हैं और रीजनल पॉलिटिक्स करने लगते। जो भारत का नहीं विश्व का नेता माना जाता था वो आदमी जाकर के मद्रास में, तमिलनाडु में एक छोटी पार्टी बन के रह गया, स्वतंत्र पार्टी बनाई ये। तो कई बार आप सही से निर्णय नहीं लेते तो राष्ट्रीय स्तर से सोचिए किससे कैसे कैसे उनका पतन होता गया और क्षेत्रीय स्तर पर रह गए वो। भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल यही थे क्योंकि राष्ट्रपति से पहले यही व्यवस्था थी। तो यही सी राजगोपालाचारी हैं जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं। जरा ध्यान देंगे, देखिए इनका फार्मूला यहां देखिए, सी आर फार्मूला पहले पढ़ करके मैं बता देता हूं क्या है और फिर थोड़ा सुनेंगे आप इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये फार्मूला। वैसे तो इसकी आलोचना बहुत की जाती है क्योंकि जानते हैं ये फार्मूला मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौते के लिए दिया गया था। ये फार्मूला ठीक नहीं था। आप मुझसे भी पूछेंगे कि ये फार्मूला आप बताइए क्या निष्कर्ष, तो मैं इसको अच्छा फार्मूला नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं थी। इतना ज्यादा भाव देने पर वो अलग से एक जानते हैं पार्टी दिखने लगती, जबकि मुस्लिम लीग कागज पे चलने वाली पार्टी थी, उसका कोई जन समर्थन नहीं था। अगर जन समर्थन होता तो 1937 में, 1937 में जो चुनाव हुआ तो उसमें जीतती क्यों नहीं? यूपी में एक सीट नहीं मिली थी यूनाइटेड प्रोविंस में उसको, और जबकि यूपी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, इसके आसपास बहुत मुसलमान थे। बहुत सारे मुसलमान यहां से माइग्रेट करके चले भी गए, लेकिन आज भी जानते हैं आप देखेंगे मुसलमानों की संख्या। लेकिन ये सारे मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। इसका मतलब मुस्लिम लीग से वो सहमत नहीं थे। और इसके बाद भी मुस्लिम लीग ये मानती थी कि मुसलमानों की वही प्रतिनिधि संस्था है।
और आपने फार्मूला बना करके उसकी बात को ही तो ठप्पा लगाया, मोहर लगा दी। इसलिए CR फार्मूला ईमानदारी से देखा जाए तो कोई अच्छा फार्मूला नहीं कहा जा सकता। लेकिन जरा सुनेंगे आप फार्मूले में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, देखिए ये जो CR फार्मूला है, कांग्रेस, अभी लिखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौती का फार्मूला, समझौती का फार्मूला। अब फार्मूले में देखिए क्या है, ये कह रहे हैं कि नंबर 1, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस संक्रमण काल में अस्थायी सरकार बनाने में, मतलब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करेगी और जब तक संक्रमण काल चल रहा, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, तब तक अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस का मदद करेगी। मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग कौन मदद करेगी? मुस्लिम लीग क्या है? लेकिन फार्मूले में, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं करती थी, पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो इन्होंने कहा कि अगर ये समझौता होगा तो मुस्लिम लीग का हमें समर्थन मिलेगा। यही इसी चक्कर में तो 1920 के असहयोग आंदोलन में चुनौती हुई। आप किसी को धर्म के नजरिए से नहीं देखिए, भारत की जनता के नजरिए से देखिए। धार्मिक नजरिए से जब आप देखेंगे तो एक सोच का बंटवारा होता है, ठीक है, दूसरा भले सोचता है लेकिन आपको नहीं सोचना है। तो मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और संक्रमण काल में कांग्रेस के अस्थायी सरकार बनाने में सहयोग। नंबर 2, युद्ध के बाद, ये देखिए कितनी गलत बात था इस फार्मूले में, युद्ध के बाद भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम का मतलब बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पर पाकिस्तान है इस समय, तो ये कह रहे हैं कि भारत के उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इन प्रदेशों में किसी व्यवहारिक मताधिकार के आधार पर यह तय करने के लिए जनमत किया जाएगा कि ये प्रदेश भारत से अलग होना चाहते। सोचिए, इन्होंने कहा कि भारत के पश्चिमोत्तर पश्चिम वाले भाग में एक जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह बताएगा कि भारत में आप रह सकते हो या नहीं। अरे जनमत संग्रह क्यों बताएगा? जब किसी की सोच का बंटवारा हो जाएगा तब तो लोग जनमत संग्रह के द्वारा भारत से अलग होना ही चाहेंगे। जब इस आधार पर बंटवारे की बात हो रही कि हिंदू भारत में रहेंगे और मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, तब तो जनमत में जानते हैं उसको समर्थन मिल ही जाएगा। इसका मतलब, इसीलिए बहुत लोग आलोचना करते हैं कि CR फार्मूला साइलेंटली पाकिस्तान को समर्थन कर गई, मूक रूप से पाकिस्तान के की मांग को इसी ने मान लिया था। अच्छा, तीसरा, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तीसरा, यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं, सोचिए क्या लिखा हुआ, यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा और दोनों राज्यों के बीच प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट के साधनों के संबंध में एक संधि होगी। ये शर्तें तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे देगा। यही इनका फार्मूला था। ये फार्मूला कोई अच्छी बात नहीं, मैं अपने शब्दों में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए CR फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने वाला, और कौन समझौता करवा रहा है? जो स्वयं कांग्रेस पार्टी में नहीं है, C राजगोपालाचारी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता करवाने के लिए ये फार्मूला लाया गया। अब इसके मुख्य बिंदु और आलोचना देखते हैं राजा जी फार्मूले की। राजा जी का नजरिया यहां से जानते गड़बड़ दिखता है और यही कारण है कि वो बाद में जब मद्रास के मुख्यमंत्री बने तो वहां भी जानते भाषा वाली मांग आ गई कि तमिल भाषा के आधार पर, जो हिंदी वाला मुद्दा था और तमिल वाला मुद्दा आगे चल करके बना। खैर उनके समय में उतना प्रभावी नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से अगर जानते हैं इस तरीके का नजरिया रहता है तो वही सब चीजें आगे हो जाती हैं। अब देखिए CR फार्मूला 1944, ये मई 1944 में आया था। CR, अब प्रावधान क्या थे, मतलब समझौते के बिंदु क्या थे? समझौते के बिंदु और यहां पे आलोचना, मूल्यांकन,
ये दो बिंदुओं के तहत, दो हेडिंग के तहत हम लोग सारी बात को देखेंगे। देखिए 3 बातें ध्यान दें जरा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग, इन्होंने कहा पहला कि मुस्लिम लीग भारत के स्वतंत्रता का समर्थन करेगी और संक्रमण काल के दौरान, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर कोई अस्थायी सरकार बनती है तो उसको बनने में सहायता करेगी। मुस्लिम लीग, खाली एक बात मुस्लिम लीग के लिए थी और बाकी सारी बात भारत के खिलाफ थी, जानते हैं। मुस्लिम लीग भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध, या बल्कि संक्रमण काल लिखना ज्यादा सही है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी तो 1-2 साल था, वो पूरी के लिए प्लान था कि जब तक अस्थायी सरकार, और संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, और संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज, क्योंकि ये लग रहा था कि अंग्रेज सत्ता दे सकते हैं, और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में सहायता देगी, के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में सहायता करेगी। सहायता क्या करना, मतलब शोर नहीं मचाएगी, हल्ला नहीं मचाएगी, यही था और क्या था। कुछ कभी जानते मुस्लिम लीग को कभी कुछ करना थोड़ी पड़ा है, बस कांग्रेस जो कर रही है उसके खिलाफ एक खाली टाइपराइटर लेकर के एक पेज लिख देना बस। देखा जाए तो मुस्लिम लीग की तरह राजनीति जिसमें कुछ भी नहीं करना था, खाली इसीलिए जिन्ना ने लास्ट में कहा कि एक टाइपराइटर के सहारे हमने पाकिस्तान बनवा दिया, क्योंकि कांग्रेस जो कर रही है लास्ट में जो उसका फाइनल डिसीजन आया उसी के विरोध में एक लाइन का टाइप करवा देना, 5-6 लाइन, और नीचे लिख देना कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना प्रस्ताव पारित। बाकी सालों भर आराम करना, ऐसो आराम करना, बाद में कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हो उसी के विरोध में जानते हैं एक प्रस्ताव दे देना और कह देना मुझे सिर्फ पाकिस्तान चाहिए, और इसी को आंदोलन जानते हैं। मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान बनवाने के लिए कोई देखा जाए तो कुछ किया नहीं गया, यही जानते हैं, इसी टाइप की राजनीति की गई। तो पहला पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और संक्रमण काल के दौरान अस्थायी सरकार बनाने में सहायता करेगी। दूसरा प्रोविजन देखिए, दूसरा प्रावधान, कि मैं सीधे लिखता हूं कि मुस्लिम बाहुल जानते हैं जो प्रांत हैं, जो क्षेत्र हैं, उनमें जनमत के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के लिए, यही चीज गड़बड़ है। जनमत संग्रह तो भारत के बहुत इलाकों में करवा दीजिए तो बहुत सारे क्षेत्र कहेंगे मैं अलग हो जाऊं। राज्य अपनी इच्छा से थोड़ी भारत से अलग हो सकते हैं। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में करवा दीजिए तो बहुत सारा चीज लगेगा अलग हो जाएगा, पूर्वोत्तर में करवा दीजिए, ऐसे चीन में करवा दीजिए जनमत संग्रह, चीन टूट जाएगा, अमेरिका में करवा दीजिए, अमेरिका टूट जाएगा। जनमत संग्रह, हमेशा जनमत संग्रह को सही नहीं कहा जा सकता है। जब मानसिकता बदल जाती है, मानसिक विभाजन हो जाता है, और तब लोकतंत्र को आधार बना करके किसी देश को तोड़ना, किसी क्षेत्र को तोड़ना, ये ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के लिए आयोग का गठन होगा युद्ध के बाद। यही कितनी बुरी बात है, हम इसी बात से सहमत नहीं हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के लिए आयोग का गठन होगा। एक तरीके से देखा जाए मूक तरीके से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया है, ये यहां आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखें, तीसरा इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों की जनता अलगाव के लिए समर्थन करेगी तो उन क्षेत्रों को अलग करके उन क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा। सोचिए कितनी बुरी बात है। अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जनता
अलगाव को समर्थन देती है, अलगाव को, ये कौन सा फार्मूला था? खाली भारत की स्वतंत्रता वाला बिंदु, पहला पॉइंट वही थोड़ा ठीक था। अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जनता अलगाव को समर्थन देगी तो ऐसे क्षेत्रों को अलग राज्य बना दिया जाएगा। अब इन्होंने अलग देश नहीं कहा, लेकिन राज्य वही एक ही बात है, अलग राज्य बना दिया जाएगा और रक्षा, संचार और आवागमन के मुद्दे पर एक संधि होगी और ऐसे क्षेत्रों से रक्षा, जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता का मत लेना, जैसे वोट पड़ता है ना, ऐसे जनमत संग्रह भी होता है। जैसे वोट पड़ता है कि भाई इस सरकार को आप चाह रहे हैं या नहीं। अभी यूपी में चुनाव हुआ, तो ये चुनाव हुआ सरकार चुनने के लिए, ऐसे जनमत संग्रह होता है किसी मत को लेकर के कि क्या इस बात को आप मानते हैं, बात समझ रहे हैं? और ऐसे क्षेत्रों से रक्षा, संचार और आवागमन के लिए और परिवहन के लिए और आवागमन के लिए संधि होगी, और एक खाली टैग लाइन लगाते हैं कि ये शर्तें तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देगा। बस, बाकी तो सारी देखिए, पहले नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद जो हुआ वो और बुरा था। अब गांधी जी जिन्ना के साथ वार्ता करने लगे। जिन्ना इतना बड़ा नेता नहीं था, एक तरीके से देखा जाए टुटपुजिया नेता था। एक छोटी सी पार्टी चला रहा था, मुस्लिम लीग, और कोई जन समर्थन नहीं था। चुनाव जब मैंने पढ़ाया था आपको 1937 में, तो आपको दिखाया भी था कि 3 प्रदेश में भी सरकार नहीं बना पाया था, सिर्फ एक प्रदेश में बना पाया था, 2 प्रदेश में जानते उसकी साझा सरकार थी। ऐसे नेता से गांधी जी की वार्ता होना, उसको हाईलाइट कर दिया, पूरी दुनिया में जानते हैं, और भारत में भी पूरे भारत के मुसलमान समझने लगे यही मुस्लिमों का प्रतिनिधि है, क्योंकि आप मुस्लिमों का प्रतिनिधि मान के बात ही कर रहे हैं। सीआर फार्मूले में कमी क्या है कि मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मान करके ही तो समझौता किया जाए। आखिर काहे का समझौता? मुस्लिम लीग क्या है जी जिसके साथ समझौता? और इन्होंने कहा कि ये शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे। ये सीआर फार्मूला। अब सीआर फार्मूले का मूल्यांकन जो एक लाइन में मैं करना चाहता हूं, और इस पर जानते अलग से क्वेश्चन भी आया है। नहीं, ये तो ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस से अलग होने के बाद सीए राजगोपालाचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। नहीं, ये तो हम आलोचना के रूप में कह सकते हैं, लेकिन वो तो अपनी दिमागी हालत सही मान रहे थे, और उन्हीं को हम लोगों ने भारत का गवर्नर जनरल बनाया। वो गांधी जी के समधी थे। सी राजगोपालाचारी गांधी जी के अपने बेटे की शादी उनकी बिटिया के साथ हुआ था, तो गांधी जी के रिश्तेदार थे। इसलिए बहुत लोग कहते हैं गांधी जी ने अपने रिश्तेदारों को सेट कर दिया था। आलोचना करने वाले गांधी की ऐसे ही आलोचना करते हैं कि 1948 में भारत का गवर्नर जनरल अपने समधी को बना दिया, और अपने 2 प्यारे शिष्य, मतलब एक शिष्य जो राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति बनवा दिया। आगे चल करके शुरू में मंत्री बनवाया, और पटेल जी को उन्होंने जानते हैं भारत का गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाया, और नेहरू जी जबरदस्ती जानते हैं बन गए भारत के प्रधानमंत्री, या बनवा लिया अपने आप को, मतलब नेहरू के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। तो ऐसे बहुत सारा आलोचना की जाती गांधी जी की, लेकिन आप उन आलोचनाओं में नहीं जाएंगे। गांधी जी की वैसी आलोचना आप नहीं करेंगे, लेकिन आलोचक तो जानते हैं अलग अलग दृष्टि से करते हैं। अब सीआर फार्मूले का मूल्यांकन, सीआर फार्मूले का मूल्यांकन क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। अप्रत्यक्ष तरीके से
अप्रत्यक्ष तरीके से इस फार्मूले में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ईमानदारी से देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी को दिमाग देने वाले एक बनारस के आदमी थे, मैं आगे की क्लास में कभी डिस्कस करूंगा। वही सी राजगोपालाचारी का दिमाग उन्हीं के अनुसार चलता था, और उनके बेटे मद्रास के गवर्नर भी थे। तो सी राजगोपालाचारी एक तरीके से देखा जाए उन्हीं के समझाए हुए तमाम चीजों पर चल रहे थे बाद में। तो बनारस फार्मूला भी आप कह सकते हैं कि बनारस से उनको जा रहा था। तो सी राज फार्मूले का मूल्य